गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। नमस्ते। देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड का बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया है, इन्फ्लेशन डायनामिक्स, ईरान वॉर विल कॉम्प्लिकेट पॉलिसी चॉइस। आरबीआई क्या है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है। ठीक है, ईरान वॉर विल कॉम्प्लिकेट पॉलिसी, आरबीआई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। क्या क्या डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि इंटरेस्ट रेट वो अपना बढ़ाए कि ना बढ़ाए। ठीक है, इस कॉम्प्लिकेशन में फंसा हुआ, कॉम्प्लिकेट हुआ है। ठीक है, इसमें फंसा हुआ है, तो इसको क्या बोले, पॉलिसी डिलेमा में फंसा हुआ है। पॉलिसी डिलेमा अभी क्या होता है सब पता चलेगा एक एक करके। ठीक है, पॉलिसी डिलेमा में फंसा हुआ है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाए ना बढ़ाए इसको लेके दुविधा में फंस गया। क्यों? क्योंकि जो ईरान यूएस वॉर हो रहा है उसके चलते। और इसमें हम देखेंगे क्या क्या चीजें महंगी होने वाली है, क्या क्या महंगा हो रहा है, और ओईसीडी का क्या प्रिडिक्शन है, उसने कुछ प्रिडिक्ट किया है कि आने वाले समय में भारत में चीजें कौन कौन सी महंगी होने वाली है। ठीक है, अभी भारत का क्या हाल है। ठीक है, और जो हमारा इन्फ्लेशन टारगेट होता है 4% ±2, इसमें कहाँ स्टैंड करना है अभी हम। ठीक है, ये सारी चीजें देखेंगे एक एक करके। आते हैं आगे। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, टेलीग्राम का लिंक होगा, पीडीएफ मिल जाएगा आराम से। अब पीडीएफ में कुछ क्वेश्चंस होंगे प्रीलिम्स के और मेंस के, और उसका फॉर्मेट भी दिया होगा कि कैसे लिखना है, चेक कर लीजिएगा, लिखिएगा जरूर। ठीक है, तो मुख्य बात, कोर आइडिया, भारत में इन्फ्लेशन टारगेट क्या है, 4% ±2% रखा है। 4% प्लस माइनस, अब यहाँ +-2% का क्या मतलब है, +-2 का मतलब ये है कि 4 में +2 करिए यानी 6%, और 4 में -2 करिए यानी 2%, यानी 6 और 2 के बीच में रहना चाहिए। 6% से 2% के बीच में इन्फ्लेशन रेट रहना चाहिए, इन्फ्लेशन रहना चाहिए, न इससे ज्यादा होना चाहिए न इससे कम होना चाहिए, नहीं तो डिमांड एंड सप्लाई पे इसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, 6% से ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लोग बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा चीजें, लोग खरीदना बंद कर देंगे। ठीक, बहुत ज्यादा सस्ता कर देंगे। ठीक है, लूट लूट के खरीदने लगेंगे। तो ये चेक बैलेंस किया रहता है अपने आप में। तो हमने क्या चुना है, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट चुना है, 6 से 2% के बीच में होना चाहिए, जिससे डिमांड एंड सप्लाई एक बैलेंस में बना रहे और इकोनॉमिक एक्टिविटी होती रहे। ठीक है, तो इससे कौन मेंटेन करता है इस इन्फ्लेशन टारगेट को, आरबीआई मेंटेन करता है। और वेस्ट एशिया में, यानी वेस्ट एशिया में ईरान वॉर की वजह से पॉलिसी डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा है आरबीआई को, खासकर किसमें कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ाए ना बढ़ाए। ठीक है, जो पॉलिसी डिलेमा में फंसा हुआ है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है, आरबीआई का लक्ष्य क्या रहता है, 4% महंगा, यानी 2% से 6% के बीच रेंज में रहे इन्फ्लेशन। अगर टारगेट मिस होगा, अगर ये जो 6% या 2% के आसपास रहे, अगर ये टारगेट मिक्स होता है, क्या करना है, आरबीआई को, सरकार को एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, ये सिस्टम जो है 2% से 6% यानी 4% ±2%। ठीक, तो ये 2016 से शुरू हुआ है, यानी इसको फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग कहते हैं। इससे फायदा क्या होता है, पॉलिसी क्लियर रहती है, मार्केट में ट्रस्ट बनता है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है। जब आरबीआई इसको मेंटेन करता है तो ये सब होता है। ठीक है, ये सब फायदा हमको मिलता है। ये याद रखिएगा, 6% से 2%। अभी हम देखेंगे कि 6% से 2% के बीच में अभी अभी जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, जो इन्फ्लेशन है वो कितना है। ठीक है, और ओईसीडी ने क्या प्रिडिक्ट किया है। देखिए, ईरान वॉर का असर इंपॉर्टेंट है। वेस्ट एशिया में ऑयल का बड़ा सोर्स है, युद्ध हुआ, तेल महंगा हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। यानी ऑयल से रिलेटेड, जितने भी उत्पाद है, प्रोडक्ट है, महंगा हुआ। ऑयल तो महंगा हो ही चुका है अभी, तो उनसे जुड़ा हुआ उत्पाद भी महंगा होगा। तो पेट्रोल डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट महंगा, हर चीज की कीमत बढ़ेगी। ठीक है, देखिए पॉलिसी डिलेमा बोल रहा था क्या होगा। ठीक है, पॉलिसी डिलेमा ये है कि आरबीआई के सामने दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में एक, मान लीजिए, देखिए दो ऑप्शन है, अब दो ऑप्शन में भी दो चीजें, ये और ये, इसमें एक प्लस पॉइंट है एक माइनस पॉइंट है, इसमें एक प्लस पॉइंट है एक माइनस पॉइंट है। ठीक है, तो ये पॉलिसी डिलेमा में फंसा हुआ है। पॉलिसी डिलेमा में मतलब मान लीजिए ये क्या कर दिया, इन्फ्लेशन रेट बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो इसमें एक प्लस पॉइंट है एक माइनस पॉइंट है। और इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट घटा दिया, तो इसमें एक प्लस पॉइंट है एक माइनस पॉइंट है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो इन्फ्लेशन कम होगा, ठीक है, लेकिन ग्रोथ धीमी पड़ जाएगी। इंटरेस्ट रेट कम रखेगा, ठीक है, तो ग्रोथ बढ़ेगी लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है, मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो लोग क्या करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे, चीजें नहीं खरीदेंगे। ठीक है, यानी कंज्यूम नहीं करेंगे, कुछ खरीदेंगे नहीं, तो क्या होगा, ग्रोथ धीमी पड़ जाएगी, लोग प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे। जब डिमांड ही नहीं रहेगी, ग्रोथ का मतलब यह है कि प्रोडक्शन, धड़ाधड़ प्रोडक्शन हो रहा है इकोनॉमी में, ग्रोथ धीमी होने का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन अब नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि डिमांड नहीं है, और डिमांड कैसे कम हुआ, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से। ठीक है, तो इन्फ्लेशन कम होगा, ग्रोथ धीमी हो जाएगी। ठीक, ये एक प्लस पॉइंट है, इन्फ्लेशन कम होगा लेकिन ग्रोथ धीमी हो जाएगी, ये माइनस पॉइंट है। दूसरा क्या है, इंटरेस्ट रेट कम रखेंगे तो क्या होगा, ग्रोथ बढ़ेगी,
मतलब इंटरेस्ट रेट कम है तो लोन ज़्यादा लेंगे लोग और ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, प्रोडक्शन होगा। लेकिन क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में भी 2 चीज़ है, एक प्लस है, एक माइनस पॉइंट है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का, इंटरेस्ट रेट घटाएगा तो इसमें भी एक प्लस है, एक माइनस पॉइंट है। ये है पॉलिसी डिलेमा, इसी में आरबीआई फंस गया है। ठीक है, इस आर्टिकल का मुख्य उद्देश्य यही है, इसी में फंस गया है। आरबीआई डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं कि घटाएं, क्या करें। ठीक है, तो स्टैगफ्लेशन का रिस्क है हमारे यहाँ, ये स्टैगफ्लेशन का रिस्क है। हाई इन्फ्लेशन, लो ग्रोथ, इस चीज को कहेंगे। देखिए, ऑयल महंगा होगा, इकोनॉमी स्लो हो जाएगी। गवर्नमेंट ने टैक्स कम किया है, एक्साइज ड्यूटी रिड्यूस किया है, लेकिन लॉकडाउन में प्रेशर बना रहेगा। देखिए अभी क्या हुआ है, अभी आप न्यूज सुन रहे होंगे कि गवर्नमेंट ने 10 रुपया जो है एक्साइज ड्यूटी कम की है ऑयल इम्पोर्ट पे। ठीक है, ये 10 रुपया कम किया है, ये न्यूज में है। अगर आप न्यूज नहीं देख रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, न्यूज पढ़ते रहिए, देखते रहिए। क्यों कम किया है? क्योंकि ऑयल महंगा है, इससे इकोनॉमी स्लो हो रही है, लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए ये कम किया गया। अब ऑयल महंगा होने से इकोनॉमी कैसे स्लो होगी? देखिए, ऑयल महंगा हुआ तो क्या होगा, ये गाड़ी है, मान लीजिए ट्रक है, ट्रक में पेट्रोल डीजल पड़ता है। अब वो ऑयल महंगा है तो पेट्रोल डीजल भी महंगा पड़ेगा। ठीक, अब आपको सब्जी वगैरह, दूध वगैरह, डेयरी के प्रोडक्ट हो गए, सब्जी हो गया, इस पे लाद के मार्केट में ले जाना है। जब ये ऑयल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी महंगा हो जाएगा। फिर ये सब्जी आप लेके मार्केट में जाएंगे तो इसका भी दाम बढ़ जाएगा। ठीक है, मार्केट में दाम होगा, जब आपने ज़्यादा पे किया है तो आप चाहेंगे ना कि आपको प्रॉफिट हो, तो मार्केट में भी महंगा होगा, तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट महंगा, उस पर जो चीज़ें हैं मार्केट में आ रही हैं वो महंगी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें नागरिकों को, सिटीजन को इतना दबाव ना पड़े, सिटीजन को इतना दबाव ना पड़े, इसलिए क्या किया गया, अभी एक्साइज ड्यूटी थोड़ा रिड्यूस किया गया है। एक्साइज ड्यूटी ऑयल पे टैक्स, मतलब एक्साइज ड्यूटी मतलब टैक्स कम किया गया है ऑयल पे, तो ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट थोड़ा कम रहेगा, चीज़ें महंगी नहीं होंगी, लोगों के लिए आसान रहेगा। लेकिन देखिए लॉन्ग टर्म में प्रेशर बनेगा, फिजिकल डेफिसिट, हम फिजिकल डेफिसिट में जाएंगे, फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा इन सब चीज़ों से। ठीक, गवर्नमेंट क्या करेगी, अभी के लिए तो राहत मिल गया आपको थोड़े समय के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ये सब चीज़ें अगर वापस से ये वसूलेगी तो कैसे वसूलेगी? अगर डेफिसिट में गई है, फिजिकल डेफिसिट में डेफिसिट बढ़ रहा है हमारा इन सब चीज़ों की वजह से, तो गवर्नमेंट कैसे वसूलेगी? आपके ही जेब में से हाथ डालेगी? कहाँ चलाएगी? अपने घर चलाएगी? नहीं, किसी न किसी फॉर्म में जब ये संकट हटेगा तो किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं टैक्स वगैरह लगा के आपसे ही निकाल लिया जाएगा। तो अभी आपके लिए ठीक है, ये 10 रुपया कम किया गया है, मतलब एक्साइज ड्यूटी कम किया गया है, अभी के लिए आपको नहीं दिक्कत होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रेशर बनेगा आप पे। आने वाले टाइम पे टैक्स किसी न किसी तरीके से बढ़ा के आपसे पैसा निकाल लिया जाएगा, मतलब देना तो आप ही को है किसी भी तरीके से। देखिए अभी रूपी वीक हुआ है, रूपी वीक होने का क्या मतलब है? देखिए पहले मान लीजिए $1, हमें $1 खरीदने के लिए 80 रुपया देना पड़ता था, $1 खरीदने के लिए। अभी हमें $1 खरीदने के लिए कितना देना होगा? 94 रुपया, मतलब हमारे जेब से ज्यादा जा रहा है। ठीक है, हमें $80 में 80 रुपए में $1 खरीद लेते थे कि एक्सचेंज करना है आपको, मान लीजिए आप किसी बाहर देश में गए, आपको डॉलर में खर्च करना है, तो आप क्या एक 80 रुपया दे के $1 खरीदेंगे। अभी अगर जाएंगे तो आपको 94 रुपया देके $1 मिलेगा। ये है पैसा, हमारा रुपया डिवैल्यू हो गया, रुपया वीक हो गया, इसको कहते हैं। ठीक है, अब आप बाहर से कोई चीज मंगाएंगे तो आप डॉलर में पे करना होगा, तो आपको क्या करना होगा, रुपी एक्सचेंज करना होगा, तो 94 रुपया के हिसाब से डॉलर पे करेंगे। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे कि जहां से रुपी जब डिवैल्यू करेगा, रुपी वीक होगा, तो इंपोर्ट महंगे होंगे, मतलब बाहर से अगर आप कुछ मंगाएंगे तो वो महंगा हो जाएगा अंदर हमारे देश के अंदर। इसे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन इससे बढ़ेगा। ठीक है, मान लीजिए आप कुछ ब्रेड मंगाते हैं बाहर, ये हमारा देश है, ये बाहर से आपने ब्रेड मंगाया, ठीक, ये अंदर है अपने, ये $2 का है, मान लीजिए $1 का है, आप 94 रुपया दे रहे हैं, पहले 80 रुपया दे रहे थे, अब 94 रुपया दे रहे हैं। अब ये डॉलर, ये ब्रेड अंदर आएगा तो कितने में? 94 रुपया का हो चुका है। यह इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, मतलब आपने आयात किया, ये आयातित महंगाई है। ठीक है, अभी क्या हुआ है, ईरान के वॉर के बाद हमारा रुपये 4% गिर चुका है, 4% गिरा हुआ है, डिवैल्यू किया गया है, वैल्यू गिरी है इसकी, तो ये इंपोर्टेंट इन्फ्लेशन। अब देखिए फूड इन्फ्लेशन का दिक्कत है, खतरा है। फर्टिलाइजर प्रोडक्शन ग्लोबल लेवल पर प्रभावित होगा तो रिजल्ट क्या होगा? एग्रीकल्चर कॉस्ट बढ़ेगा, फूड प्राइस बढ़ेगा। कैसे? खेतों में फर्टिलाइजर छिड़का जाता है ताकि प्रोडक्शन अच्छा सा हो। अगर फर्टिलाइजर महंगा होगा, किसान जो है फर्टिलाइजर पे ज्यादा पैसा लगाएगा, ठीक, तो एग्रीकल्चर कॉस्ट बढ़ ही चुका है। अब ये जाएगा ना कि मेरा पैसा ज्यादा लगा है तो हम थोड़ा प्रॉफिट में है, तो ये चीजें ऑलरेडी महंगी हो जाएगी मार्केट में आते ही। ठीक है, और जो है आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ा हुआ है, तो आपके जेब पे प्रभाव पड़ेगा, तो आपको खाने पीने की चीजें महंगी दिखेंगी। ठीक है, तो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन ग्लोबल लेवल पर प्रभावित होने से क्या होगा? एग्रीकल्चर कॉस्ट बढ़ेगा, फूड प्राइस
बढ़े हुए दिखेंगे। ठीक है, ये एक दिक्कत है। अब देखिए ग्लोबल प्रोजेक्शन, OECD का डेटा, ठीक है, प्रिडिक्ट किया है कि जो G20 इन्फ्लेशन 4% तक जा सकता है 2026 में। G20 में जितने देश हैं, ठीक है, उनका 4% तक जा सकता है। इंडिया का क्या हुआ है, अभी अभी क्या है, फरवरी में लगभग 3.21% इन्फ्लेशन है। ठीक है, ठीक, फ्यूचर में तेजी से बढ़ सकता है। अभी क्या हुआ, 1% लगभग 1.7% लगभग बढ़ा है। ठीक है, तो 1% ज्यादा बढ़ा हुआ है, और हमें क्या रखना है, 6% फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग याद रखिए, 2%, इसके बीच में रहना चाहिए। मतलब 4% तक हम मानते हैं कि 4% हो, 4% सबसे बढ़िया स्थिति रहती है। तो क्या उम्मीद की गई है कि ये डेटा दे रहा, प्रिडिक्ट कर रहा है OECD कि फ्यूचर में लगभग 5.1% तक इन्फ्लेशन जाएगा, यानी महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, तेजी से बढ़ सकता है। अभी इंडिया क्या हुआ है, 1.7% लगभग बढ़ा हुआ है, मतलब चीजें महंगी हुई है। अभी फिर भी कंट्रोल में है, अभी भी हम ये डेटा देखिए 6% से 2% के बीच में है। ये 1% भी अगर मान लीजिए बढ़ गया, ठीक है, 4% भी मान लीजिए, 4 पॉइंट समथिंग, तब भी इंक्रीज नहीं हुआ है, कंट्रोल में है। लेकिन उम्मीद क्या की जा रही है कि बढ़ेगा आगे। तो अभी की स्थिति क्या है, अनसर्टेन है। RBI वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहा है। मतलब आर्टिकल में जिसने लिखा है वो कह रहा है वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए, सडन डिसीजन लेना रिस्की हो सकता है, हमें तुरंत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी स्थिति देखते हुए अभी क्या है, इंटरेस्ट रेट RBI सोच रहा है बढ़ाए कि ना बढ़ाए, पॉलिसी डिलेमा में फंसा हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसको इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करना है, ग्रोथ भी देखना है, तो उस डिलेमा में फंस गया है। जो मैंने पीछे बताया था कि पॉलिसी डिलेमा में, किस पॉलिसी डिलेमा में फंसा है, 2 ऑप्शन है, उसमें भी प्लस माइनस है, प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट है, एक में प्लस है, एक में माइनस पॉइंट है। ठीक है, ये पॉलिसी डिलेमा में फंसा हुआ है। तो आर्टिकल जिस पे है बिजनेस स्टैंडर्ड का, ये सुझाव दे रहा है कि अभी RBI को वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए। बहुत ही डिसीजन जल्दी ले लेना भी रिस्की हो सकता है कि पॉलिसी रेट बढ़ा दे या पॉलिसी रेट घटा दे, ये ना करें, नहीं इकोनॉमिक शॉक ऐसा लगेगा, चीजें महंगी होंगी बहुत भयंकर। ठीक है, तो इसका क्या है, आपको PDF मिल जाएगा, इसका PDF आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, समझना है। और इसमें क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, प्री का भी है, मेंस का भी है। तो आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसमें स्ट्रक्चर दे दिया कि कैसे लिखना है। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, और खुद से इवेलुएट करिएगा। नंबर दे दीजिएगा अपने आप को, अपने में 10 में से या फिर 15 में से नंबर देने की कोशिश करिए अपने आप को ईमानदारी से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।